इन दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका यानी सेल्स के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया था, जैसे हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कोशिका किसके बारे में? सेल्स। एक कौन सा पार्ट होगा? तो पार्ट 2 होगा। इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। हमने उस पिछले वीडियो में गॉल्जी का टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज हमारा पहला बिंदु होगा तारक काय। इसको इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोसोम। तारक काय, सेंट्रोसोम। हम आज बात करेंगे किस बिंदु पर? तो तारक काय, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी सब खोज किसने की? तो बोबरी ने की। किसने की? तो खोज, यानी खोजकर्ता कौन होगा? तो बोबरी। पहली बार सेंट्रोसोम के बारे में चर्चा किसने की? तो बोबरी ने की कि सेंट्रोसोम क्या है। देखिए, इसका कार्य पूछा जाता है। बताइए तारक काय का कार्य क्या होता है? तो तारक काय का कार्य होता है कोशिका का विभाजन। कार्य क्या होता है? तो कोशिका का विभाजन। क्या होता है? कोशिका का विभाजन। अच्छा, विभाजन मतलब क्या है इसका? कोशिका विभाजित होती है? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मेरे शरीर में हर अंग में कोशिकाएं पाई जाती है। हमने जैसे हमारा यहाँ की कोशिकाएं मर गई, तो इसके आसपास की कोशिकाएं क्या होंगी? उनका स्थान लेने के लिए आएंगी, तो इनको कवर करने के लिए जो मरी हैं अपने आप को विभाजित कर देंगी, कई खंडों में विभाजित कर देंगी। अधिकतर करके 2 खंडों में ही विभाजित होती हैं। जब एक खंडों में विभाजित कर देंगी और विभाजन के बाद क्या होगा? तो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। यानी जो विभाजित हुआ 2 भाग रहेगा। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, इसमें ए भाग अलग हो गया, तो एक कोशिका ए हो गई, एक कोशिका ए हो गई, यानी 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यानी जितने भी भाग विभाजित होंगे वो एक कोशिका का निर्माण कर देंगे। तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? कोशिका विभाजन क्या है? इसको हम कह सकते हैं कोशिका का पुनर्निर्माण प्रक्रिया भी कह सकते हैं। पेपरों में पूछा गया प्रश्न कौन सा है? पेपरों में अक्सर पूछा गया प्रश्न है, खासकर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूछा गया था प्रश्न, बताइए सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? तो नोट कर ले इसको। सर्वाधिक कोशिका विभाजन, सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? तो यकृत, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर। कहाँ पर होता है? तो यकृत में। देखिए, यकृत में अगर कोई भी अंग थोड़ा भी खराब होता है तो वह बहुत ही जल्दी अपने आप को कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। इस कारण यकृत क्या होता है? अपने आप को कवर कर लेता है। लेकिन पूछा जाता है, बताइए सबसे कम विभाजन कहाँ पर होता है? तो सबसे कम यूरान में होता है। कहाँ पर? सबसे कम यूरान कोशिका में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसलिए देखिए, मस्तिष्क की कोशिका में अगर थोड़ी भी चोट लग जाती है, अगर वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं तो वहाँ नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। इस कारण आदमी की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे एक्सीडेंट होता है, इसलिए पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आप लोग हेलमेट पहन कर चलिए। हेलमेट पहनने से क्या होगा? कोशिकाएं मरेंगी नहीं, तो मृत्यु होने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो वहाँ की अगर कोशिकाएं मर जाती हैं तो आपकी मृत्यु होने की संभावना हमें बनी रहती है, अधिकतर रहेगी मृत्यु होने की संभावना। आगे बात करते हैं इसके आगे अंतःप्रदव्य जालियों के बारे में। किसके बारे में? तो अंतःप्रदव्य जालियाँ। देखिए ये होती क्या है, इसकी भी चर्चा करें। अंतःप्रदव्य जालियाँ, देखिए ये होती क्या है? ध्यान दीजिएगा, अंतःप्रदव्य जालियाँ होती क्या हैं। देखिए, जैसे घर बनाया जाता है तो एक पिलर का काम करते हैं। जैसे ये हथेली है, इसके आगे ऊपर वाले हिस्से देखिए, ये मार्कर क्या कर रहा है? एक पिलर के रूप में कार्य कर रहा है। आपस में चिपकने नहीं दे रहा है इन दोनों हाथों का। तो उसी प्रकार इन अंतःप्रदव्य जालियों का भी काम होता है, ऊपरी वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को चिपकने नहीं देना। अगर चिपक जाएंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, जो कुछ उनमें पाया जाएगा वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए इनका काम क्या होता है कि आपस में चिपकने ना दें। यानी ये क्या काम करती हैं? तो आंतरिक
कंकाल का काम करती हैं। कौन सा काम? तो आंतरिक कंकाल का काम करती हैं। इनका काम क्या होता है? आंतरिक कंकाल का काम। ये दोनों हिस्सों को चिपकने से रोकती हैं। और ध्यान दीजिए, और जब ये इनमें जो संरचना पाई जाती है, यानी जो पिलर के जैसे बने होते हैं, इनमें संरचना पाई जाती है कुछ ऐसे। तो ये दो हिस्से में बटे होते हैं। एक भाग चिकना होता है, दूसरे भाग में इस तरह से संरचना पाई जाती है, जिसको राइबोसोम कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम कहते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो चिकना भाग है, ये चिकना भाग किसका निर्माण करता है? तो वसा का निर्माण करता है। इस चिकने भाग से क्या निर्माण होता है? तो चिकने भाग से किसका निर्माण होता है? तो वसा का निर्माण होता है। उसके आगे बात करें, इस वाले भाग से प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन इस वाले भाग से क्या, जो ये वाले छोटे छोटे खुरदरे भाग पाए जा रहे हैं, इन खुरदरे भाग जो जिसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी राइबोसोम से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। आइए अब हम इस राइबोसोम के बारे में चर्चा करें। राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम, इसकी चर्चा करते हैं। राइबोसोम की सबसे पहले हम जान ले, खोज किसने की? ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज पैलेट ने की। किसने की खोज? तो पैलेट ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको पैलेट कण भी कहा जाता है। राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखिए, ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। इसलिए इसको कोशिकांग का कोशिकांग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको कोशिकांग का कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। और ये दो प्रकार का होता है, यानी इसको साइज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक 70S, इसको 80S के नाम से जाना जाता है। और 70S भाग छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ए वाला भाग क्या होता है? 80S। ए बड़ा होता है। 70S क्या होता है? छोटा। 80S बड़ा। देखिए, इसको किस नाम से भी कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। इसको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक। इसको प्रोकैरियोटिक, इसको क्या कहते हैं? तो यूकैरियोटिक कहते हैं। आइए इसके आगे बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा क्या है? तो हमारा अगला बिंदु है केंद्रक। इसकी चर्चा करें, केंद्रक की। केंद्रक की चर्चा करते हैं। केंद्रक क्या होता है? इसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस। इसको भी लिख लें। इसको क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। देखिए, इसका काम क्या होता है? एक सारे अंग जो होंगे कोशिका के, उनको काम करने के लिए विवश करता है। जैसे मान लीजिए कोई अंग काम नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। अगर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, तो वह उसको निर्देशित करेगा कि आपका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, आप प्रोटीन का निर्माण करिए। आप और कोई काम नहीं कर सकते। जो आपको काम मिला है, यानी प्रोटीन का निर्माण करना, वही आप कीजिए। जैसे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार इसका काम भी है सबके कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का दिमाग।
ब्रेन ऑफ सेल क्या कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का दिमाग। और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें केंद्रक में क्या पाया जाता है? इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है? तो डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब डीएनए आरएनए क्या होता है, इसका एक अलग टॉपिक होता है, उसको हम इसके बाद कवर करेंगे। अभी हमारा मेन उद्देश्य क्या है? सेल्स यानी कोशिका, तो हम कोशिका के बारे में ही पढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। और इसी केंद्रक के अंदर एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इसी के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें क्रोमोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोटीन। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले इसको बहुत ही ध्यान से दें। इस क्रोमोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस क्रोमोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। इसी में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और इसी में देखिए, इसी क्रोमोसोम में के अंदर देखिए, पहले हम केंद्रक होगा, केंद्रक में क्रोमोसोम के अंतर्गत इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। थोड़ा सा गुणसूत्र की भी चर्चा कर लें। गुणसूत्र होता क्या है, इसका भी अलग से एक टॉपिक होगा, उसको भी हम डीएनए आरएनए के बाद उसको भी कवर करेंगे। देखिए, गुणसूत्र थोड़ा सा पाया जाता है, गुणसूत्र की चर्चा कर लें। गुणसूत्र होता क्या है? गुणसूत्र देखिए, ये कहाँ पाया जाता है? पेपर में पूछा जाता है। तो पेपर में हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? केंद्रक में उपस्थित होता है। और पूछा गया प्रश्न कई बार, बताइए मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र, या कह सकते हैं हम कितना? 23 जोड़ी। कितना? 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब इससे क्या प्रश्न बनता है? पुरुष में कौन से पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल में? देखिए, 44 से सेम होते हैं दोनों में। केवल मेल में XY पाया जाता है और फीमेल में मात्र XX पाया जाता है। और इसी की वजह से किसी भी व्यक्ति के लड़का होना लड़की होना डिपेंड करता है। या इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला बिंदु कौन सा है हमारा? लाइसोसोम। आइए लाइसोसोम की चर्चा करें। लाइसोसोम क्या होते हैं? आइए अगला बिंदु लेते हैं। अगला बिंदु कौन सा है? तो हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की चर्चा करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज डी डूबे ने की। किसने की खोज? तो डी डूबे ने। या प्रश्न कई बार पूछा गया, बताइए लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डूबे ने। और या देखिए क्या होता है इसमें इसके अंतर्गत एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसी लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अब जल अपघटक एंजाइम की सहायता से क्या करता है? तो लाइसोसोम कोशिका का पाचन करता है। देखिए, कोशिका का पाचन करने से मतलब है, देखिए जैसे कोशिका का पाचन, जो भी चीज़ें बनी हैं उनकी मृत्यु होना तय है। तो कोशिका की भी मृत्यु होती है। तो कोशिका की मृत्यु होगी, अगर उसको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा तो सड़ गल जाएगी। और सड़ने गलने से क्या होगा? शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये लाइसोसोम क्या कहता है? जो भी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है उस पर ये जल अपघटक एंजाइम डाल देता है, जिससे वो कोशिकाएँ एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। वो सड़ने नहीं देता, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। और जो भी जीवित है और वह शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके
उसको भी यह जल अपघटक एंजाइम के माध्यम से समाप्त कर देता है। जैसे मान लीजिए राइबोसोम का काम है क्या, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा, कुछ और करने लगा। जैसे कोरोना वायरस सुना था, तो कोरोना वायरस क्या करता था, राइबोसोम को धोखा देकर उसमें चला जाता था और प्रोटीन के जगह कोरोना वायरस का ही निर्माण करने लगता था। तो उसमें मदद कौन करता था, लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम डाल देता था, जिससे राइबोसोम खत्म हो जाता था, तो इससे कंट्रोल हो जाता था। उसी प्रकार अगर कोई अंग ऐसा हो जाए जो काम दिया गया वो काम ना करे, कुछ और काम करने लगे, तो यह लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम की सहायता से क्या करेगा, उसको समाप्त कर देगा। अब इसको समाप्त कर देता है तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है पूरी कोशिका ही नहीं काम करना प्रारंभ करती, पूरी कोशिका ही खराब हो जाती है। तो अब उसके कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, देखिए जैसे कोशिका है तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है यहाँ पर। अब कोशिका ही काम करना बंद कर देगी तो ये क्या करेगा, खुद को समाप्त कर देगा और खुद को फाड़ देगा। तो इसके अंदर जितना भी जल अपघटक एंजाइम होगा क्या होगा, इस कोशिका के अंदर फैल जाएगा और ये पूरी कोशिका को समाप्त कर देगा। इसलिए देखिए खुद को समाप्त करता है, इसको किस लिए कहते हैं, सुसाइड बैग। इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है हिंदी भाषा में, तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह खुद को समाप्त करके कोशिका को समाप्त कर देता है। आगे बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता, केवल आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो फिर सोचने वाली बात है, अगर लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता तो आरबीसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, वो तो भी खराब करेगी, शरीर को नुकसान करेगी। परंतु ध्यान दीजिए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन। अब 120 दिन के बाद अगर मृत्यु होगी तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए आरबीसी की जब मृत्यु होने को होती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसको ले जाता है प्लीहा, जिसको तिल्ली कहते हैं या इंग्लिश भाषा में स्प्लीन कहते हैं, वहाँ ले जाएगा, वहाँ इसको समाप्त कर देगा। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा या इसी को तिल्ली कहते हैं या इंग्लिश भाषा में स्प्लीन कहा जाता है। इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्प्लीन भी कहा जाता है। आगे अब अगला बिंदु लेते हैं, हमारा कौन सा है, जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य होता कौन है, क्या है, जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य होता क्या है, थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप कोई फ़ोन लेते हैं तो उसमें थर्माकोल लगाकर उसको चिपका दिया जाता है, या कुछ भी लेते हैं तो देखिएगा वो चिपकाया रहता है। क्यों चिपकाया जाता है, इसलिए क्योंकि कभी ऐसा न हो, स्थिति आ जाए कि उसमें इधर उधर करने पर फ़ोन इधर उधर ना हो, जिससे स्क्रीन फूट न जाए, टूट न जाए, तो उससे बचाने के लिए उसको चिपका दिया ताकि हिले डुले ना। उसी प्रकार देखिए इसमें कोशिका में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम, और क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और भी चीज़ें पाई जाती हैं, केंद्रक पाया जाता है ना। तो ये आपस में अगर इनको ऐसे छोड़ दिया जाए तो इनमें क्या होगा, ये देखिए इसमें क्या होगा, ये इधर उधर भटकने लगेंगे, अब भटकने में आपस में टकरा सकते हैं, और टकराने पर हो सकता है इनमें कुछ अंग खराब हो जाए। या लाइसोसोम का काम है जल अपघटक एंजाइम की सहायता से समाप्त करना, और पता लगे ये लाइसोसोम में काम कर रहे हैं, लाइसोसोम में टकरा जाएं, और टकराने बाद क्या हो, लाइसोसोम खत्म हो जाए तो उसका जल अपघटक एंजाइम आ जाए और इन सबको समाप्त कर दे। तो इनको इस तरह व्यवस्था की जाए कि ये हिले डुले ना। इसको व्यवस्थित करने के लिए इसमें क्या भर दिया जाता है, जल भर दिया जाता है, यानी इसके अंदर जल भर दिया जाता है। देखिए कोशिका के अंदर जो जल भरा जाता है इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है, कोशिका। और केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है इसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य।
क्या कहा जाता है, तो केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर क्या होगा, तो कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो होगा क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। और इसी को ध्यान दीजिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। ये एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया प्रश्न, जीव द्रव्य में किन किन का योग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऑप्शन थे केवल कोशिका द्रव्य का, केवल केंद्रक द्रव्य का, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का जब योग होगा तो किसका निर्माण होगा, तो जीव द्रव्य का निर्माण होगा। और एक अंतिम बिंदु बचता है, उसकी भी चर्चा कर लें। क्या है वो हमारा, तो लवक। लवक की चर्चा करें। लवक होता क्या है, लवक ध्यान दीजिएगा, केवल किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो पादप में पाया जाता है, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यानी मनुष्य में और जो भी जानवर होंगे उनमें नहीं पाया जाएगा, केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। और इनके कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इनकी भी चर्चा करते हैं, कौन कौन 3 प्रकार हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा अवर्णित लवक, तीसरा वर्णित लवक। देखिए ये कहाँ पाया जाता है हरित लवक, तो ध्यान दीजिएगा, हरित लवक पत्ती और तने में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती और तने में पाया जाता है। इसका निर्माण क्या होता है, इसका काम क्या करना होता है, तो भोजन बनाना। क्या काम होता है, तो भोजन बनाना। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण, इसी के कारण पत्तियों का हरा रंग भी होता है, हरित लवक के कारण। आगे बात करते हैं अवर्णित लवक। देखिए अवर्णित लवक का काम ऐसा नहीं है कि रंग प्रदान करना, वो रंग नहीं प्रदान करता। अवर्णित लवक क्या होता है, रंग नहीं प्रदान करता। ध्यान दीजिएगा, ये रंग नहीं प्रदान करता। ये कहाँ पाया जाता है, जड़ में, जड़ मूल में। तो किसमें, जड़ और मूल यानी निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। इसका काम नहीं होगा रंग प्रदान करना। एक केवल क्या काम करेगा, भोजन का संग्रह करेगा। भोजन का संग्रह यानी कुछ इकट्ठा अपने लिए भोजन कर लेगा। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि ये भोजन ना बनाए हरित लवक, तो जो भोजन संग्रहित किया हो वो उसको खा सके। जैसे पतझड़ का समय आता है तो उसमें क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। केवल तने बनाते हैं तो पत्तियां बना नहीं पाती। तो ये जो भोजन संग्रह किया गया रहेगा वही पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। आगे बात करते हैं वर्णित लवक। देखिए ये वर्णित लवक का काम क्या होगा, तो रंग प्रदान करना। वर्णित लवक का काम क्या होगा, तो रंग प्रदान करना। और रंग प्रदान करना, और इसका काम भी भोजन को संग्रहित करना। संग्रहित करने का मतलब तात्पर्य देखिए, ये भोजन ये खुद के लिए संग्रहित करता है, और ये जो फल होते हैं फल के रूप में भोजन, जैसे आम, पेड़ में आम हुए तो आम क्या होगा, वो भी भोजन का ही संग्रहण हुआ, लेकिन वो किस रूप में, वर्णित लवक करता है। जैसे मिर्चे का पेड़ है तो उसमें जो मिर्चा फल लगता है वो किसके कारण, वर्णित लवक के कारण। और भी ऐसे जो फल होंगे, जैसे टमाटर का पेड़, टमाटर किसके कारण, वर्णित लवक के कारण। देखिए आपने सुना भी होगा कुछ प्रमुख नाम, जैसे गाजर किस कारण लाल होती है, तो कैरोटीन के कारण। गाजर में रंग किस कारण आता है, तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर में किसके कारण, तो बीटानोन के कारण। टमाटर में तो लाइकोपेन के कारण। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो जेंथोफिल के कारण। तो ऐसे आपने भी सुना होगा। ये था हमारा प्रमुख बिंदु। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। आप मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।